गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर दैट इज द मुगल एम्पायर। और प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज जब्त एंड जमींदार, है ना। आप देखेंगे जात जो हमने जो एक रैंक और सैलरी को जो डिनोट करता है, जो हमने लास्ट में देखा था मनसबदार में, तो वो भी जेड से शुरू था, है ना। और जब्त जो है दैट इज ऑल्सो स्टार्ट्स विद जेड। तो ZABT, जब्त और जमींदार। अब ये जब्त क्या है प्यारे बच्चों? इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स, है ना। इसको हम देखेंगे कि ये जब्त किसको कहा गया था बेसिकली, राइट। साथ में हम देखेंगे टोडरमल, जो उनके अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखो, अब आज की डेट पर हम 20 ईयर्स में हम उस समय की बात कर रहे हैं, जो रैंक पीरियड ऑफ 1605 तक जो अकबर का जो टाइम पीरियड था। तो उस समय जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वहां के, उनका भी हमें नाम पता है। तो ये समथिंग इंटरेस्टिंग, टोडरमल, है ना। तो उनके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल। और उन्होंने कुछ उन्होंने पैमाने किए थे, कुछ उन्होंने पैमाइश की थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहा जाता है जब्त, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, अकबर के एक कोर्टियर थे और उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड अबुल फजल। ये आपको याद रखना है नाम थ्रू आउट लाइफ। अबुल फजल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अकबर नामा, है ना। अकबर नामा किताब लिखी थी अबुल फजल ने, यानी अबुल फजल ने, जो अकबर के बारे में, उनके पूरे राइम के बारे में उन्होंने उसमें एलोबरेट किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, बहुत ही मतलब जबरदस्त। तो वो हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो वंश होता है प्यारे बच्चों, उसका ना एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना। तो इंडिया जो है, ये आपको पता है, एक जो है यहाँ पर कृषि जो है वो प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो भी टैक्स, यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था जो मुगल्स का, वो जो पीसेंट्स जो भी प्रोड्यूस करते थे उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, उससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम बनती थी। अब वो टैक्स कैसे लेते थे? मान लो ये मुगल हैं, है ना, और ये पूरा साम्राज्य है। तो मुगल टैक्स कैसे लेते थे? तो कोई भी विलेज है, जो भी विलेज है, क्योंकि किसान विलेज में रहते हैं, तो उस विलेज में जो भी हेडमैन है या जो चीफन है, चीफन यानी कि जो वहां का नेता है, यानी एक इलीट क्लास है। इलीट यानी जैसे अगर हम बात करें कि हम फिंगर्स में गिन सकते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जिनका प्रभाव होता है। अगर हम बात करें कि इलीट लोग कौन है, अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं ना, तो रिचेस्ट कौन कौन है? तो धीरूभाई अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिल गेट्स, है ना, जेफ बॉन्स। तो ये सब क्या है? इलीट लोग हैं, यानी कि इनको दुनिया जानती है। तो जो गांव के जो इलीट लोग होते थे, ये चाहे वो हेडमैन हो सकता है, चीफन हो सकता है, उनसे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। यानी कि हेडमैन कलेक्ट करता था पीसेंट से, और पीसेंट से फिर हेडमैन से कलेक्ट करते थे जो मुगल गवर्नमेंट है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मुगल्स ने एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी इन लोगों के लिए। अब देखो, जो एक विलेज छोटा भी हो सकता है, एक विलेज बड़ा भी हो सकता है, तो उनका जो भी हेडमैन है या जो चीफन है, उसके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज की है, जो टैक्स का आदान प्रदान, जो ये लेना देना जो इस काम में कर रहे हैं, उसके लिए जमींदार, है ना। तो जमींदार ही उन्होंने यूज किया इसके लिए कि जमींदार मतलब जो टैक्स लेके जो सरकार तक पहुंचा रहा है। मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स, है ना, पीसेंट से जो लेते हैं। पीसेंट्स पेड थ्रू रूरल इलीट्स। इलीट मतलब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो हेडमैन है या चीफन है। यूज वन टर्म, एक ही टर्म यूज करते थे, दैट इज जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज। यानी जो भी इंटरमीडिएट का जो काम करते थे, उन सबको, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बहुत पावरफुल है, उनके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, दैट इज जमींदार, राइट। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। अभी जो टोडरमल था प्यारे बच्चों, इन्होंने 1570 से लेकर 1580 तक एक बहुत बड़े लैंड एरिया का इन्होंने बहुत ही माइन्यूटली पैमाइश की। कौन सी क्रॉप उगती है, उसमें कितना खर्चा आता है ना, कितनी उसका फिर फायदा होता है। तो ये उसने एक पूरा स्ट्रक्चर 10 साल तक उसने ये किया। और उसके बाद जो उसका डाटा निकल के आया कि भाई मान लो गेहूं के ऊपर 100 रुपए साल में खर्चा आता है और 200 रुपए उसकी आमदनी है। फिर उसके बाद टैक्स को डिसाइड किया गया कि कितना टैक्स किसके ऊपर लगेगा, राइट। अब ये जो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज अ बिग, काफी बड़ा एरिया है, तो हर जगह तो ये चीज सर्वे नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जहां तक वो ये सर्वे कर पाए, और जो कि तब भी एक काफी बड़ा एरिया था, जहां तक भी ये सर्वे कर पाए, वहां पर जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, जो वहां का जो एरिया है, प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रांत मतलब जैसे राजस्थान है, गुजरात है, या मतलब एक बड़ा भूभाग, तो उन प्रांत्स को छोटे छोटे सर्कल्स में बांटा हुआ था। सर्कल यानी उनको छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स दिए हुए थे, यानी कि यहाँ से इतना टैक्स आएगा, यहाँ से इतना टैक्स आएगा, क्योंकि उसने जो 10 साल माइन्यूटली जो रिकॉर्ड की हर चीज को, उससे उसको पता चल गया इस गांव से इतने रुपए आते हैं, इस गांव से इतने। तो यानी कि एक बड़े एरिया में छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल्स उसने क्रिएट किए, राइट।
अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, कौन सी क्रॉप पैदा होती है, प्राइसेस क्या है, एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10 इयर्स फ्रॉम 1570 टू 1580। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, यानी कि जो डाटा यहां से निकल गया, टैक्स वाज फिक्स्ड। ईच प्रोविंस यानी कि एक बड़ा भूभाग वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। These revenue system was known as जब्त। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, यानी कि जहां तक वो सर्वे कर पाए, ध्यान देंगे अब, ये जो एरिया था, जो भी, यानी कि जहां पर मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक पहुंच के जो सर्वे कर सकता था, जैसे टोडरमल ने किया है, जो उसकी पूरी टीम ने किया होगा, प्रिविलेंट इन दोज एरियाज, यानी कि वहां पर प्रिविलेंट था या प्रचलित था जब्त, where the Mughals administration could survey the land and keep a record, है ना, केयरफुल रिकॉर्ड। तो वहीं पे पॉसिबल था, तो वहां पे जो टैक्स लगता था उसी को जब्त बोला जाता था। जैसे बंगाल है या गुजरात है ना, जो दूर दूर के सुदूर एरिया है, वहां पर जब्त सिस्टम नहीं था, वहां पे टैक्स सिस्टम था लेकिन जब्त सिस्टम नहीं था। और जब्त सिस्टम बेसिकली क्या है, जो टोडरमल ने जो पूरा सर्वे 10 साल किया, कितनी क्रॉप है, कितना प्राइस है, उसके आधार पर जो टैक्स लगाया गया उसको क्या बोला गया, जब्त, है ना। और वो जब्त किसके द्वारा लिया जाता था, जमींदार के द्वारा, चाहे वो पावरफुल चीफन हो या कोई लोकल हेडमैन हो। इट वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस एज गुजरात एंड बंगाल, राइट। तो ये हम अब आपकी बुक में देखते हैं, पहले क्या है, और फिर हम अबुल फजल के बारे में देखेंगे। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used the term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftain. Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yield, prices and area cultivated for 10 years period 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rate of individual crop, है ना। जो छोटे छोटे सर्कल हैं, तो यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ 20 रुपए, यहाँ 50 रुपए, तो उनके छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए गए। In this revenue system was known as Zabt. It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal, क्योंकि वो काफी दूर थे। In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. अब प्यारे बच्चों, आपको पता है, जैसे हमने मतलब देखा था कि किस तरीके से जो इक्तादार हैं, या जो हमने इससे पहले भी देखे कि जब वो पावरफुल हो जाते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाते हैं ना। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी देखा था कि किस तरीके से जो राजा के अंडर में है, जो छोटे छोटे किंगडम, समय के साथ साथ में जब वो पावरफुल हुए तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये जो जमींदार है, कहीं कहीं पे बहुत ही ताकतवर पावर की तरह ये डील कर रहे थे। द एक्सप्लॉयटेशन, अब इस केस में क्या होता है, मान लो एक मैं जमींदार हूं और मैं अपना टैक्स अच्छे से दे रहा हूं, रेवेन्यू दे रहा हूं, और मेरा जो साम्राज्य और मैं वहां पे काफी पावरफुल हो गया हूं। अगर मेरे को मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मेरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, मेरा शोषण करने की कोशिश की, या मेरे साथ कुछ टेढ़ा मेढ़ा वो करने की कोशिश की, तो मैं उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकता हूं, इतने पावरफुल हो गए थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देम टू रेबेलियन, यानी कि विद्रोह के लिए वो उनको उकसा सकते थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीसेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, है ना, एक ही जो जमींदार है उसी कास्ट के जो पीसेंट्स हैं, कास्ट एलाइड इन रेबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और ऐसा कई बार हुआ भी कि जो सेम कास्ट के जो जमींदार हैं और जो पीसेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया। दीज पीसेंट्स रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी के एंड में कहीं ना कहीं ये, यानी कि जो औरंगजेब का जो लास्ट वाला टाइम पीरियड था, जिसमें वो डेवलपमेंट्स को भी नहीं रोक पाए थे, जो मनसबदार्स ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया था पीसेंट्री का, और जिसके कारण पीसेंट्स को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी की एंडिंग में ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आई, जब पीसेंट्स ने और जमींदार ने मिलकर मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अकबरनामा के बारे में, राइट। तो अकबरनामा एक किताब है जो लिखी है अबुल फजल ने, ये 3 वॉल्यूम्स में लिखी है। 3 वॉल्यूम यानी इसके 3 भाग हैं। पहला जो भाग है प्यारे बच्चों, उसमें बताया गया जो अकबर है उनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, जो हमने वो पिक्चर देखी थी उसमें उसके दादा तैमूर, और ये जो पूरी जो उनकी एक एंसेस्टर्स की कहानी है वो उसमें बताई गई है।
पहले वॉल्यूम में। दूसरे वॉल्यूम में देखेंगे कि अकबर का जो राइन है उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई है उनको क्रोनोलॉजिकली बताया है, सिर्फ इवेंट्स को क्या क्या हुआ, राइट। और जो थर्ड है वॉल्यूम उसको और क्या आज कहा जाता है, आईने अकबरी। उसको और क्या कहा जाता है, आईने अकबरी, यानी कि अकबर नामा इज अ बुक और उसमें जो थर्ड वॉल्यूम है उसका नाम है आईने अकबरी। और जो आईने अकबरी है ये देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वॉल्यूम अबाउट अकबर एंड सिस्टर्स, सेकंड वॉल्यूम इवेंट्स ऑफ अकबर राइन, थर्ड वॉल्यूम ऑल्सो कॉल्ड आईने अकबरी डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आईने अकबरी है इसमें लगभग सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से, जो टोटरमल ने जो किया, सर्वे क्रॉप का हो या किसी भी चीज का हो, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी क्या है वहां पे, है ना, तो इन चीजों को बहुत ही माइन्यूटली, हाउस होल्ड्स क्या है, राइट, आर्मी, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बहुत ही डिटेल में लिखा गया। तो इसकी इस आईने अकबरी की या जो अकबर नाम है इसकी जो स्पेशल जो फीचर है वो ये है प्यारे बच्चों कि मोस्ट इंटरेस्टिंग रिच स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ही बखूबी तरीके से उसने वहां पर दिखाया गई। ये वाली फसल इतने सालों तक इतने रुपए में रही, तो मतलब बहुत डिटेल्ड अकाउंट है जो कि स्टोरियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कॉटियर अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइन। Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled Akbar Nama. The first volume dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is the Aine Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of this empire, of his empire. It also provides rich detail about the tradition and culture of the people living in India. उनका क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, क्या उनका रहन सहन है, ट्रेडिशंस क्या हैं, उसको भी काफी उन्होंने डिटेल में बताया। The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical data. Details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenue. मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत ही डिटेल तरीके से बताया गया है जो इसका एक स्पेशल फीचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक क्लोज लुक अबाउट दी, जैसे हमने क्लोज लुक हर एक चैप्टर में हम देख रहे हैं, अगर आप ध्यान हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अकबर। उनके हम साम्राज्य को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था उसको थोड़ा और समझेंगे, जो हम बेहतर तरीके से आईने अकबरी में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली याद रखना है कि जो जब्त है वो वहीं तक सीमित है जहां पर वो उसको जो लैंड है उसको सर्वे कर पा रहे हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं। तो गुजरात और बंगाल में जो टैक्स सिस्टम है दैट इज नॉट जब्त। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।